Hey warrior, welcome back to my channel. So this is the third part of your first chapter resources and development. तो आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक को इस पूरे के पूरे चैप्टर को इसी थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर दूं. आई विश देखते हैं कंप्लीट कर सकती हूँ या नहीं. सो लैंड रिसोर्सेज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या लैंड रिसोर्सेज के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के अलावा लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, लैंड यूज पैटर्न्स के बारे में. उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स. साथ ही हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स और सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स. सो लैंड रिसोर्सेज होती क्या है ये लैंड रिसोर्सेज? लैंड रिसोर्सेज एक तो सबसे ज्यादा पहली बात कि जमीन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे वो हमें नेचुरल वेजिटेशन करना हो, नेचुरल वेजिटेशन हो, या हमारा ट्रांसपोर्ट हो, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, लाइक हमें खेती बाड़ी करनी हो, हमें घर बनाना हो, या कोई भी काम करना हो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जमीन. बिना जमीन के हम कुछ भी नहीं कर सकते. जमीन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि कितने सारे क्या क्या जमीन है, वैरायटीज है, तो वो है हमारे यहाँ पर रिलीफ फीचर्स, अलग अलग रिलीफ फीचर्स. क्या रिलीफ फीचर्स है? तो प्लेन्स, कितने प्लेन्स है? ये सारे इंडिया के हैं. इंडिया में प्लेन्स 43% है, प्लेट्यूज है 27% और है हमारे माउंटेन्स 30%. अगर हम लोग बात करें अब लैंड यूटिलाइजेशन की, तो लैंड यूटिलाइजेशन जमीन को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. लाइक जमीन को अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला क्या? फॉरेस्ट है हमारे यहाँ पर. एक ऐसा जगह ही है, कुछ कुछ जगह ही है जहां पर पूरा का पूरा जंगल ही भरा पड़ा है. दूसरा, कुछ ऐसे जमीन भी है जिसको हम लोग कल्टीवेशन में यूज नहीं करते. या तो वो बंजर जमीन है जिसको हम लोग बैरन या वेस्टलैंड कहते हैं इंग्लिश में, या फिर वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जमीन है, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और भी बहुत कुछ जो कि जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. अब घर बना रखे, घर पे थोड़े हम लोग एग्रीकल्चर करने लगेंगे? नहीं करते. तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर, ये सारा जमीन किसमें आता है, किसके अंडर आता है? तो जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते. और उसके बाद है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में क्या होता है? वैसे जमीन, दूसरे और जमीन जिसमें हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते, उसमें क्या है हमारा? पैस्चर एंड गेजिंग लैंड. अब पैस्चर एंड गेजिंग लैंड क्या है? कुछ ऐसे जमीन हम लोगों ने छोड़ दी है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जानवरों को चराने के काम में लाते हैं जिस जमीन को. और उसके अलावा क्या है? कौन से ऐसे जमीन जहां पर हम लोग जिसको नेचुरल एरिया में काउंट नहीं करते. किसको काउंट नहीं करते? क्यों नहीं काउंट करते? इस वो जो आसपास हमारे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, एक एक जगह पर कहीं कहीं पर आम का पेड़ लगा हुआ है, या छोटे मोटे घास फूस उगे हुए, उसको हम लोग नेचुरल एरिया में काउंट नहीं करते. हम लोग एग्रीकल्चर नहीं किए, थोड़ा बहुत जहां जहां उगा हुआ है उसको हम लोग पूरे तरीके से नहीं देख सकते. इस वजह से मिसलेनियस यूजेस में है वो, इसी वजह से उसको नेचुरल एरिया में हम लोग काउंट नहीं करते. फिर है कल्चरेबल वेस्टलैंड. कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं, पर उसमें हम लोगों ने कल्टीवेशन नहीं किया है 5 साल या उससे ज्यादा, 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तक हम लोगों ने कल्टीवेट नहीं किया है. अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड के बाद आता है वहीं पर कल्चरेबल वेस्टलैंड. इसका बहुत सारा मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकता है. पहला रीजन ये हो सकता है कि शायद वो ऐसा जगह है जहां पर का सॉइल उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है. वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज्यादा सॉइल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए एंड ऑल दैट. हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है फर्टिलाइजर्स की. और हमारे जो फार्मर्स भाई साहब है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना ज्यादा लेकर आ सके, लाइक फर्टिलाइजर्स पे खर्चा कर सके. शायद इसलिए हो सकता है. और रीजंस हो सकते हैं कि शायद कुछ जमीन केस में फंसा हो, या कुछ भी हो सकता है जहां पर, जिसकी वजह से वहां पर 5 साल तक एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो. उसके बाद आते हैं हम लोग फेलो लैंड्स. करंट फेलो, दैट इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. करंट फेलो में क्या होता है? फेलो लैंड में आता है 2, करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो. करंट फेलो में है हमारा कि जो 1 साल या उससे कम के लिए जहां पर कल्टीवेशन नहीं किया गया हो. अब क्यों? मे बी सूखा पड़ गया हो या बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो तो कल्टीवेशन नहीं हो पाया. दूसरा होता है अदर देन करंट फेलो लैंड. अदर देन करंट फेलो लैंड में आता है हमारा 1 से 5 साल तक के लिए जहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया गया हो. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए. फिर आते हैं हम लोग नेट शोन एरिया.
नेट शोन एरिया में क्या है, नेट शोन एरिया में हम लोग नेट शोन एरिया किस तरीके से देखते हैं, एक सीजन में एक बार पूरे जमीन पर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको हम लोग नेट शोन एरिया कह रहे हैं। जो वही उसी जमीन पे पूरे साल में अलग अलग सीजन्स में जो अलग अलग क्रॉप्स लगाकर जो पूरा टोटल प्रोडक्शन हुआ, साल भर का टोटल प्रोडक्शन, उसको हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहें। कैसे, अब जमीन तो इतना ही है, जमीन तो बहुत ज्यादा है नहीं, जैसे यहाँ पर ये हो गया हमारा एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन इतना ही है। एक बार जो हम लोगों ने कल्टीवेशन किया एक सीजन में, उसको हम लोग बोल दिए नेट सोन एरिया। और वही यही जमीन पर बार बार करके हम लोगों ने कल्टीवेशन किया पूरे साल भर में, इसको हम लोग बोल दिए क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब इसी जमीन पर एक सीजन वाले को हम लोग बोल रहे हैं नेट शोन एरिया और पूरे साल भर वाले को बोल रहे हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये है नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट शोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लीज उसको पढ़ लेना एग्जाम से पहले, ये वाला चीज पूछा जा सकता है। अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस आते हैं इन सब से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज्यादा निकलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया। सो लैंड यूज पैटर्न्स, लैंड यूज पैटर्न्स क्या है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं लैंड यूजेस कर सकते हैं। लैंड यूज पैटर्न्स के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। पहला फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा देखते हैं हम लोग टोपोग्राफी, क्लाइमेट देखते हैं, वहां का सॉइल टाइप देखते हैं, उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखते हैं, कौन से जगह पर कितना कितना ज्यादा लोग रह रहे हैं, कितना पॉपुलेशन है, क्लाइमेट कैसा है वहां का। अब हमारे इंडिया में ही देख लो, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कहीं पर बहुत ठंडा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। कहीं पर बर्फ गिरती है तो कहीं पर बर्फ का नामो निशान नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूछा जा सकता है इंडिया का, वो कितना है हम लोगों का, 3.28 ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इतना है लैंड यूज डाटा। अब जो हमारे पास लैंड यूज डाटा है पूरा 100% में से हमारे पास सिर्फ 93% का ही डाटा है कि 93% कहाँ कहाँ पर खर्चा होता है, क्या क्या चीज है, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, कितना में घर बना हुआ है, कहाँ तक में फॉरेस्ट है, कहाँ पर रोड्स है, ये सारे का हम लोगों के पास सिर्फ 93% का है। बाकी का अगर हम लोग 7% का बात करें तो उसका कभी सर्वे हो ही नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि और कहाँ कहाँ का नहीं हो पाया, तो नहीं जहां हो पाया वो था हम लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट असम। जिसको हम लोग फुल्ली नहीं देखे कि कितना कितना हमारे पास जमीन है। अब कुछ एरियाज यहाँ पर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से भी बिलोंग करते हैं, जो कि है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, इसका भी हम लोग सर्वे नहीं किए हैं। एंड चाइना एज वेल, चाइना ने भी कुछ जमीन हम लोगों का कब्जा करके रखा है, तो उसका भी हम लोग के पास सर्वे नहीं किया गया है। बाकी 93% हम लोग सर्वे करके रखे। तो इसके अलावा आता है लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज आल्सो डिक्रीज। एग्जैक्टली, हम लोग का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर हम लोग पैस्चर लैंड तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा ना, हम लोग अपना घर बनाने का सोचेंगे या जानवरों के खाने के बारे में सोचेंगे। एज वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सेल्फिश बींग्स इन दिस होल वर्ल्ड, तो हम लोग सबसे ज्यादा सेल्फिश हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, कैटल पॉपुलेशन जो है, हमारे जानवरों के खाने के लिए जगह, चरने के लिए जगह बहुत कम हो जा रही है। उन लोगों के पास कोई जगह नहीं बचेगा, कुछ दिनों बाद कोई जगह नहीं बचेगी जहां पर वो चरने जा सके या उनके मालिक उनको चराने ले जा सके। Other than current fallow land, most of the other than current fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation of such lands is very high. Other than current fallow land, current fallow lands के अलावा जो 1 से 5 साल तक के लिए
जो करंट अदर देन करंट फेलो लैंड्स थे, उन सब में या तो वहां पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करना बहुत ही लाइक जमीन बहुत ही बुरे क्वालिटी का है, या फिर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अब हम लोग ये सॉइल टाइप में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऐसे सॉइल्स है जहां पर एग्रीकल्चर करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। सो हेंस these lands are cultivated once or twice in 2 to 3 years। और इस यही वजह है जिसके वजह से एक या दो ही बार यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, वो भी 2 और 3 सालों के बीच में। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा हमेशा कल्टीवेशन कर रहे हैं, हर एक सीजन में कल्टीवेशन कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हम लोग 2 या 3 सालों में कभी 1 बार 2 बार कभी कभार एग्रीकल्चर कर लिए, क्योंकि पेट पालना है ना, चलाना है, लेकिन उतना पैसे भी नहीं है कि हम लोग एग्रीकल्चर कर सके। So इस वजह से 2 to 3 years, and if these are included in net shown area, then the percentage of net shown area comes to about 54% of total reporting area। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेट का जो नेट शोन एरिया होता है वो अलग अलग होता है, हर एक जगह का वैरी करता है नेट शोन एरिया। ऑब्वियसली जहाँ पर ज्यादा एग्रीकल्चर होता है वहां का नेट शोन एरिया ज्यादा होगा, जहाँ पर कम एग्रीकल्चर होता है वहां पर का नेट शोन एरिया कम होगा। अगर हम लोग बात करें पंजाब और पंजाब और हरियाणा की, तो वहां का नेट शोन एरिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। पर अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो वहां का नेट शोन एरिया कम होगा, जिसका जिस जगह का जैसा सॉइल टाइप है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ इट इज ओवर 50%, जो मैं बता रही थी, इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10%। कहाँ 80% से ऊपर है पंजाब और हरियाणा में, कहाँ 10% से भी कम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एग्रीकल्चर नेट शोन एरियाज। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें हैं। इवन फॉरेस्ट एरियाज हमारे कंट्री का बहुत कम है, 33% डिजायर्ड है, लेकिन उससे भी कम है। और हमारे इसी वजह से हमारे यहाँ पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज निकाले गए थे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज कब निकाला गया था? 1952 में। सो 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसको ध्यान में रखना है, ये वाला याद करना है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। एग्जैक्टली, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन सकता, तो इस वजह से इसको एसेंशियल, इसको इंपॉर्टेंट माना गया था। इवन बहुत सारे लोगों का जीवन ही इन्हीं फॉरेस्ट से चलता है। लाइक वो लोग लकड़ियां काटते हैं, फल वहां से इकट्ठा करते हैं, फिर बेचते हैं, उनसे उनका गुजारा होता है। सो डिपेंडेंट हो गए वो लोग। और कुछ पार्ट जो है जमीन के, उसको हम लोग वेस्टलैंड भी कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल, जो कि हम लोग अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में डालते हैं उसको। जैसे वैसे जमीन वेस्टलैंड किसको बोलते हैं? जहां पर बहुत ज्यादा रॉकी एरिया है, मतलब पूरा का पूरा पत्थर है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर है, जहां पर हम लोग सेटलमेंट्स भी नहीं बना सकते, घर भी बनाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूरा बालू वाला जगह है जहां पर ना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना रोड बना सकते हैं, ना घर बना सकते, कुछ नहीं बना सकते, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टलैंड। एंड उसके अलावा क्या है? उसके अलावा अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल अगर हम लोग बात करें तो उसमें रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ये सारा हम लोग बना देते हैं। तो ये तो था। और अब यहाँ पर है कि इतना ज्यादा हम लोग जो जमीन का यूज करते हैं घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फॉर एवरीथिंग। इवन हम लोग कचरा भी डंप करते हैं इसी जमीन पे, रहते भी यहीं पर है, कचरा भी यहीं पर जमा करते हैं, सब कुछ यहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है? जमीन धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कोई भी चीज हमेशा ठीक तो नहीं रहती, बर्बाद होती है, और हम लोग जिस रेशियो से बर्बाद कर रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। एग्जैक्टली, हम लोगों ने अपने पास्ट जनरेशन के साथ अपना जमीन शेयर किया है। हमारे दादा परदादा इसी जमीन पर रह कर गए और हम लोग भी यहीं पर रह रहे हैं, और हमारा फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हम लोगों को यही जमीन शेयर करना है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं और अच्छा उन लोगों का कल बनाना चाहते हैं, या बहुत ही बुरा देना चाहते हैं। लाइक यहाँ से हम लोग सब कुछ अपने यूज कर लिया, फ्यूचर के लिए कुछ बचाए ही नहीं, उन लोगों के लिए कुछ बचाए ही नहीं जो अब तक आए ही नहीं है इस दुनिया में। सो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। इवन खाना, घर, कपड़ा, रोटी, मकान और समथिंग लाइक दैट, ये सारा का सारा चीज हम लोग, इन सारे चीजों के लिए हम लोग जमीन पे ही तो डिपेंडेंट है। बिना जमीन के हम लोग ये सारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन
ये सारे के लिए हम लोग जमीन पर डिपेंडेंट है, पर इतना ज्यादा काम कर देना जमीन पे, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हमारी जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, जो कि हम लोगों के जमीन को डिग्रेड कर रहा है। और अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। यहाँ पर 130 मिलियन हेक्टेयर्स हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 28% कहाँ से बिलोंग करता है, तो हमारे फॉरेस्ट एरिया से, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया से, 56% वाटर इरोडेड एरिया से, और रेस्ट लाइक सैलिन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से। और उसके अलावा किस किस वजह से होता है, सम ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे पहला लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों, सबसे पहला हम लोगों का डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हम लोग पेड़ काटते हैं। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा जानवरों को चराने के लिए छोड़ देते हैं, वो हो गया। माइनिंग हो गया। अब माइनिंग में तो हम लोग पूरा का पूरा खोखला करके निकाल रहे हैं, नीचे वाला तो पूरा हिस्सा खोखला कर देते हैं, अब ऊपर से क्या होगा, तो धंस ही जाएगा। उसके अलावा क्वेरिंग टू हैज कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। इसके बाद का हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर ये वाला पैरा जो कि है पेज नंबर 7 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 का सॉइल एज रिसोर्सेस के ऊपर वाला जो पैरा है, यहाँ पर ये पाई चार्ट के जस्ट नीचे, फिगर 1.5 के जस्ट नीचे वाला जो पैरा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये बता रहा है कौन कौन से स्टेट्स की वजह से कौन कौन से लैंड डिग्रेडेशन होते हैं, और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस स्टेट में किस तरीके का लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। वही अगर हम लोग बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से। उसके अलावा अगर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का बात करें तो बहुत ज्यादा इरिगेशन की वजह से, बहुत ज्यादा पानी निकाल ले रहे हैं, पानी का लेवल बहुत कम हो जा रहा है, इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। और mineral processing like grinding of limestone for cement industries and salsite and soapstones for ceramic industries generate huge quantity of dust. Exactly, ये जो हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज होता है वहां पर बहुत डस्ट उड़ता है, और वो जो डस्ट है वो पानी में, मिट्टी में यहाँ पर जाकर सेटल हो जाता है, वही सारे डस्ट जो कि हमारे पानी को, मिट्टी को, सबको बर्बाद करता है, गंदा करता है। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग इन सारे डिग्रेडेशंस को बचा सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली अगर पेड़ काटने से प्रॉब्लम हो रहा है तो और पेड़ लगाने लगो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसका उल्टा करो और एफॉरेस्टेशन करो। अगर बहुत ज्यादा ये ओवरग्रेजिंग की वजह से हो रहा है तो शेल्टर बेल्ट्स लगाओ। अगर ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करो, सैंड ड्यून्स बनाओ, थॉर्नी बुशेस बनाओ। अगर पानी बहुत ज्यादा कटकर सॉइल इरोजन कर दे रहा है तो सैंड ड्यून्स बनाओ, थॉर्नी बुशेस बनाओ, लगाओ। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक सॉइल इरोजन। इवन प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम लोग करें, कंट्रोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज करें, प्रॉपर डिस्चार्ज करें, वो जितना भी गंदा है प्रॉपरली डिस्चार्ज करें, मतलब फिल्टर करके एंड ऑल दैट, सब कुछ सही से एक जगह पर डिस्चार्ज करें, तो भी हम लोग अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, तो भी हम लोग लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिग्रेडेशन से हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। अब आते हैं सॉइल एज रिसोर्स। तो सॉइल एज रिसोर्स में हम लोगों को यहाँ पर बता रहा है कि सॉइल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। और ये क्या है? ये एक जरिया है जिससे हम लोग प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत दूसरे टाइप के जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं। सॉइल क्या करता है? लिविंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अरे ये जैसे मैं पहले वाले वीडियो में बता रही थी कि इतना तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन के लिए भी हम लोगों को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत साल लग जाती है हम लोगों को। इट टेक्स millions of years to form soil up to a few centimeter in depth। बहुत ज्यादा लग जाता है। और उसके लिए सॉइल बनता कैसा है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें हम लोगों का रिलीफ मैटर करता है, पैरेंट रॉक मैटर करता है, बेड रॉक मैटर करता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन और बाकी लाइफ फॉर्म्स और टाइम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। जैसा पैरेंट रॉक होगा वैसा ही हम लोगों का सॉइल होगा, जिस कलर का, जिस तरीके का पैरेंट रॉक होगा वैसा हमारा सॉइल होगा।
केमिकल एंड ये जितना भी है हम लोगों का वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, इवन चेंज इन टेम्परेचर, या फिर पानी, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स, हर एक चीज सॉइल को अफेक्ट करता है, सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है. एंड केमिकली एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इवन केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा क्या हो गया, soil also contains organic and inorganic materials. Exactly. बिना ऑर्गेनिक मटेरियल्स के हम लोगों का एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो फर्टाइल नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा तो फर्टाइल नहीं होगा. और इन्हीं सारे बेसिस पे डिपेंड करता है क्या, हमारे सॉइल का फॉर्मेशन. इन सारे के सारे बेसिस पे हमारे सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन. उसके बाद क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन के अलावा है हम लोगों का कलर, फिर है थिकनेस, एज, टेक्सचर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि सॉइल को अलग बनाती है. अलग अलग सॉइल है हमारे यहाँ पर, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड एंड येलो सॉइल है, कहीं लेटराइट सॉइल है. ये सारी चीजें हैं जो हमारे सॉइल को अलग बनाती है, डिफरेंशिएट करती है. इन सारी चीजों के बेसिस पे हम लोग सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था. आप लोग ने क्लास 9th के चैप्टर में भी एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़ा होगा. एल्यूवियल सॉइल किस तरीके से बनता है, कहाँ पर होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है. हम लोग अगर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे अपना नोट्स, एल्यूवियल सॉइल पहले लिखेंगे, एल्यूवियल सॉइल एज अ टॉपिक, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, widely spread over northern plains. उसके बाद क्या है, formed due to the deposition of Himalayan rivers like Ganga and Brahmaputra. थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का, इट ऑल्सो एक्सटेंड अप टू राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ narrow corridor. फिर यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, it is also found in deltas of Mahanadi, Godavari, it's the Mahanadi, the Godavari and all, the Godavari, the Krishna, the Kaveri.
द कावेरी रिवर्स। अब consists of क्या? Consists of sand, silt and clay. सॉइल पार्टिकल्स बिगर होते हैं, लाइक अपर एरियाज जो कि लाइक ब्रेक्स और स्लोप्स की वजह से आते हैं सॉइल से, वहां पर कोर्स टाइप का सॉइल होता है। एट द सेम टाइम ये सारे पाए कहाँ पर जाते हैं, कौन कौन से प्लेन्स में? तो द्वार्स, केओस एंड तेराई प्लेस में पाए जाते हैं। इवन अपार्ट फ्रॉम द साइज, ग्रेन्स, वो जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनके साइज के अलावा अगर हम लोग इस सॉइल को बेसिस मतलब किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं तो इसके एज के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। जो यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को हम लोग कहते हैं भांगर। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल is known as bhangar and new alluvial is known as khadar। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हम लोग इसको भांगर कहते हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल उसको हम लोग खादर कहते हैं। सो जितना भी पुराने सामान को हम लोग क्या कहते हैं? जो बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको हम लोग भंगार कहते हैं। सो भंगार आ गया हम लोग का भांगर। ओल्ड एल्यूवियल इज फॉर भांगर, न्यू एल्यूवियल इज फॉर खादर। यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? एक तो सबसे पहला चीज कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, पानी भी अच्छा खासा है, सॉइल भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अब सॉइल फर्टाइल है, यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन कौन से मिनरल्स? तो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड्स, लाइम, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। और 7th पॉइंट में आएगा हम लोगों का यहाँ पर क्रॉप्स का। क्रॉप्स कौन कौन से मिल जाता है हम लोगों को यहाँ पे? तो क्रॉप्स है हमारा शुगर केन, पैडी, wheat, cereal crops and pulses। तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो हम लोगों को इस एल्यूवियल सॉइल में मिल जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स। मैं हट जा रही हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका नोट्स बनाने के लिए। सो ये हमारे ब्लैक सॉइल के पॉइंट्स। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल के दूसरे नाम क्या है? तो रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। किस चीज के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छे से कौन सा क्रॉप यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है? वो है हमारा कॉटन सॉइल। ये वाला सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो डेक्कन ट्रैप्स में, बसाल्ट रीजन में। ये सॉइल कौन कौन से प्लेट्यूज में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़। और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैलीज के डेल्टाज में भी पाए जाते हैं। फिर ये एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बने होते हैं। और ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रख सकते हैं। फिर मिनरल्स, और कौन कौन से यहाँ पर इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं? सो है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। इसके अलावा गर्मियों के सीजन में इसमें क्रैक्स पड़ जाती हैं। और उसके साथ साथ ये सॉइल बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं जब गीले होते हैं तो। और एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। और आप उसमें काम नहीं कर सकते अगर आपने प्री मानसून पीरियड में ही उसमें काम करना शुरू नहीं किया। तो इसमें काम करना, ब्लैक सॉइल पे काम करना, जब भी पूरा गीला हो जाता है तब इस पे काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्रीकल्चर करना इस पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर क्या है रेड एंड येलो सॉइल का, कि ये क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक्स की तरह दिखता है जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत ही कम रेनफॉल होता है। उसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? एक तो बहुत ही कम रेनफॉल होती है, कहां पर? तो साउथ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज में। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये कहां पर पाया जाता है? तो रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन्स एंड द पिडेमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन सारे जगहों पर ये रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं।
उसके अलावा है कि ये रेडिश कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन कंटेंट ज्यादा होती है, इस वजह से ये रेड कलर का दिखता है। येलो कलर का क्यों दिखता है, जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तब ये येलो कलर का दिखता है। तो ये था रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग लेटराइट सॉइल की। सो दिस इज अबाउट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का ये वर्ड कहां से मिला है हम लोगों को, तो लैटिन वर्ड है, लेटर से मिला है हम लोगों को ये वर्ड, जिसका मतलब होता है ब्रीक्स। कौन कौन से कैसे जगहों पर पाया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है या जहां पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो माइक्रो बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे मर जाते हैं, तो फर्टिलिटी कम होता है। उसके बाद हेवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग होती है। अब लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब है जब वाटर सॉल्युबल मिनरल्स जो है वो सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं, तो सॉइल के मिनरल्स वहां से खत्म हो जाते हैं। अब सॉइल में अगर मिनरल्स नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सारे जगहों पर जहां पर ये सॉइल पाए जाते हैं, वहां पर कल्टीवेशन हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब फर्टिलाइजर्स एंड मिन्योर्स हो वहां पर। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर स्टेट्स है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। और इन एडिक्वेट अगर हम लोग टेक्नोलॉजीज को, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज या सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अगर हम लोग यूज करें, तो हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर ये सारे जगहों के सॉइल्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं टी एंड कॉफी के कल्टीवेशन के लिए। फिर उसके अलावा रेड लेटराइट सॉइल, जैसे जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ सब इन सारे जगहों पर पाए जाते हैं, वहां पर हम लोग कैश्यू नट भी उगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। सही से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सॉरी मैन्योर्स, ये सारे डालने पड़ेंगे सो दैट हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सके। तो ये है वो सॉइल जहाँ पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, मैन्योर का जरूरत पड़ता है एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि यहाँ का फर्टिलिटी लेवल बहुत ही कम है। तो यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया लेटराइट सॉइल क्या है। अब एरिड सॉइल का अगर हम लोग बात करें, तो ये इसको उससे पहले मैं मिटाना चाहूंगी और आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो एरिड सॉइल के कलर के बारे में हम लोग को सबसे पहले बता दिया गया है कि ये रेड एंड ब्राउन कलर के होते हैं। इनका टेक्सचर क्या होता है, तो सैंडी टेक्सचर का होता है और सैलिन इन नेचर होता है। इतना ज्यादा इसमें नमक इतना ज्यादा है कि कहीं कहीं पर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको कॉमन सॉल्ट से निकाल सकते हैं, जस्ट एवापोरेट करके यहाँ पर हम लोग सॉल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सैलिन इतना ज्यादा है, सैलिनिटी इतना ज्यादा है। कहाँ पाया, लोअर रीजन्स में क्या है, तो बहुत ज्यादा कंकड़ होता है लोअर रीजन्स में, जिसकी वजह से पानी का फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाता, पानी नीचे तक नहीं जा पाता। और यहाँ पर उसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं अगर हम लोग सही से पानी डालें और इरिगेशन सही से करें, तभी हम लोग इसको इरिगेट कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम करते हैं वेस्टर्न राजस्थान में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये है हमारा फॉरेस्ट सॉइल और ये लास्ट सॉइल टाइप है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। सो यहाँ पर क्या है, सॉइल टाइप फॉरेस्ट टाइप में, तो सॉइल जिस टाइप का फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में पाया जाता है। इसका टेक्सचर कैसे होता है, अलग अलग माउंटेन रेंजेस में इसका सॉइल टेक्सचर अलग अलग चेंज होता जाता है, क्योंकि हमारे माउंटेन रेंजेस लाइक जितना ऊपर जाते जाएंगे वहां पर स्नो कवर्ड मिलेगा, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता जाता है। वैली साइड्स में ये लूमी एंड सिल्टी टाइप का होता है, वही कोर्स ग्रेन टाइप का होता है अपर एरियाज में, अपर स्लोप्स में। और हिमालयस, अपर स्लोप्स में, यहाँ पर हिमालयस में क्या होता है, तो स्नो कवर्ड रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डेन्यूडेशन और एसिडिक टाइप का हो जाता है। अब बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से भी हमारा ह्यूमस कंटेंट खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा होने पे भी हमारा ह्यूमस कंटेंट खत्म होता है। तो इन सब ये सारी चीजें। फिर सॉइल, ये लोअर पार्ट्स में जो वैली में जो सॉइल पाए जाते हैं, लाइक रिवर टेरेसेस के पास जो सॉइल पाए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, तो एल्यूवियल फैंस होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। अब ये हो गया हम लोगों का फॉरेस्ट सॉइल। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। तो सॉइल इरोजन क्या है, डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर्ड एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये जो हम लोगों का सॉइल का अपर पार्ट निकलते जाता है पानी की वजह से, धुलता जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। अब ये जो सॉइल फॉर्मेशन है, द प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन गोज हैंड इन हैंड।
सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है, सॉइल इरोजन भी होता रहता है, चाहे वो पानी की वजह से हो, विंड की वजह से हो, ये तो चलता रहता है। पर कभी कभार हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो हम लोगों का बैलेंस है ये बिगड़ जाता है, जितना ना सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उससे ज्यादा इरोजन हो जाता है। अब कैसे होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, और वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड की वजह से भी, ग्लेशियर्स की वजह से भी, पानी की वजह से भी हम लोगों का सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल क्या किस तरीके से काटता है, यहाँ पर सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन का अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है गली इरोजन। गली इरोजन कैसे होता है, जब ये एक बड़ा सा प्लॉट है और पानी की वजह से अगर यहाँ पर गड्ढा हो गया, नली टाइप का बन गया, ये पूरा का पूरा जमीन यहाँ पर गड्ढा हो गया, ये सारा हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, गली इरोजन। हम लोग अगर आसपास का एग्जांपल ले तो आसपास अगर कहीं पर आपके ग्राउंड होंगे तो वहां पर आप देख सकते हो कि वो गली जैसा बन जाता है, एक कटता कटता मिट्टी कट कट कर वो एक जगह नली टाइप का बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, शीट इरोजन में पूरा का पूरा ही धस जाता है, एक साथ ही निकल जाता है, एक साथ ही गिर जाता है यहाँ से शीट इरोजन में। सो रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। ये जो गली वाले सॉइल्स है यहाँ पर इसको, ये सॉइल्स कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं हो सकता, अनकल्टिवेटेड, अनफिट फॉर कल्टीवेशन होते हैं, जिसकी वजह से इसको बैडलैंड्स भी कहा जाता है। गली इरोजन्स को, गलीज को हम लोग बैडलैंड्स भी कहते हैं। फिर आता है चंबल बेसिन। इन द चंबल बेसिन लैंड्स आर कॉल्ड रिवरीन्स। चंबल बेसिन में हम लोग लैंड्स को, जमीन को क्या कहते हैं, तो रिवरीन कहते हैं। और कहीं कहीं पर स्लोप शीट इरोजन ही हो जाता है, डायरेक्ट पूरा का पूरा हम लोगों का शीट ही ऊपर, अपर वाला लेयर ही निकल जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीट इरोजन। विंड ब्लोज, इवन विंड की वजह से भी विंड इरोजन भी होता है। विंड क्या करती है, हम लोग देख सकते हैं गर्मियों के सीजन में जो अपर पार्ट में जो डस्ट पार्टिकल्स टाइप का होता है वो किस तरीके से सॉइल वाला उड़ने लगता है, छोटा छोटा बवंडर बनने लगता है, तो वो क्या है, वो विंड इरोजन है जो कि सॉइल को अपने साथ उड़ाकर लेकर जाता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अगर गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं तो भी सॉइल इरोजन होता है, पानी डालते समय पानी के साथ सॉइल ही निकल जाता है। प्लगिंग इन डिफरेंट वेज इन अ रॉन्ग वे, अगर गलत तरीके से प्लॉगिंग करते हैं तो भी, अगर बहुत तेजी से पानी डाल देते हैं तो भी हम लोगों का सॉइल इरोजन होता है। और उसकी वजह से हम लोगों को प्लॉगिंग कैसे करना होगा, तो काउंटर लाइंस पे करने होंगे, ताकि अगर हम एक जगह से पानी डालें तो वो नली टाइप का बना हुआ हो, हर तरफ जा सके, हर तरफ पानी फ्लो कर सके। इस तरीके से हम लोग इरोजन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज ने ऐसे टेरेस फार्मिंग डेवलप कर लिया। हम लोग जानते हैं टेरेस फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पर से एक बार में बहुत तेजी से पानी गिरकर सॉइल इरोजन नहीं कर सकता, धीरे 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 पानी गिरती जाती है और हर जगह पर बहुत ही अच्छे से इरिगेशन किया जा सकता है। एंड लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स की तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टोर्स कर सकते हैं इसमें। और उसके साथ साथ दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड्स, और फिर हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, एक एक जगह पर सीधा सीधा पेड़ लगा सकते हैं। ये क्या होगा, विंड का जो फोर्स है उसको ये रोक देगा, यहाँ से ये रोक देगा, जिसकी वजह से विंड इरोजन नहीं हो पाएगा। शेल्टर बेल्ट्स कर सकते हैं, ये शेल्टर बेल्ट्स, these shelter belts have contributed significantly in the stabilization of sand dunes. सैंड ड्यून्स बना सकते हैं। इवन अगर हम लोग कोई फार्म बना रहे हैं, बहुत गंदा हो गया ये, यहाँ अगर हम लोगों का फार्म है तो फार्म के साइड में हम थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ताकि पानी यहीं का यहीं रहे, सॉइल यहीं का यहीं रहे, दूसरे के खेत में ना चला जाए। जैसे एक छोटा सा नली छोड़ते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पानी हो तो दूसरे तरफ से ये निकल जाए, तो इससे सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। इस तरीके से हम बचा सकते हैं, पेड़ों को लाइन में लगाकर हम लोग बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैंने डिटेल्स में बता दिया है आप लोगों को, चाहे वो सॉइल्स हो या मिनरल्स, रिसोर्सेज हो एंड ऑल दीज। तो ये चैप्टर आज यहीं खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 4, जो कि आपके सिलेबस में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, अगर आपने इतने दूर तक मेरे वीडियो को देखा है तो।